डालेंगे सुर्खियों पर। जहां पर बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से पार्लियामेंट का बजट इजलास जो है वो आज से शुरू हो गया है और उसी बीच पार्लियामेंट में एक बार फिर पेपर लीक का मामला उठा है और राहुल गांधी ने जो है वज़ीर तालीम पर सख्त जो सवालात है वो उठाए हैं। पार्लियामेंट में बजट सेशन शुरू होते ही पहले रोज एक बार फिर पेपर लीक का मामला उठा है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क देख रहा है कि इम्तिहानी निज़ाम में बहुत सी खामियां हैं, इम्तिहानी निज़ाम में धांधली की गई है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सबकी खामियां शुमार कर दी लेकिन अपनी नहीं बताई है। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर तालीम से उनका सवाल है कि इस मसले को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक होने की बात सिर्फ नीट के ताल्लुक से नहीं है और बल्कि ये तमाम इम्तिहानात के बारे में है, ये एक संजीदा मौजू है। आज इस तरीके से पहला जो पार्लियामेंट बजट का इजलास आज से शुरू हुआ और आज ही पार्लियामेंट में जो पेपर लीक का मामला उठाया और राहुल गांधी ने वज़ीर तालीम पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी निज़ाम में धांधली की गई है। It's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछते हैं। the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first. Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछते हैं। the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud.
That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अफसोस की बात है कि भारत पाकिस्तान में बहुत कम लोग अमन नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू सूबे में जो हालात बने हुए हैं उसके पेश नज़र मज़ीद 7,000 अहलकारों को यहाँ पहाड़ी इलाके में तैनात किया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत हिंद पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं होगी जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम कितना ही शोर मचाए हुकूमत तैयार नहीं होगी। कुल मुतफ़िक़ हूँ आपसे कि आजकल जम्मू के रीजन में ये बढ़ गया है। अभी आप देखिए डोडा में था, आज रजौरी में हुआ है फिर से, और एक सिपाही शहीद हो गया है। ये चीज़ें अफसोस की बात इस बात का है कि दोनों मुल्कों में ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन आए। मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से उनकी खिचड़ी पकती है जब ये तनाज़ा चलता रहे। कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को भी कि ये चीज़ ना हो और ये बंद हो जाए। कि हम लोग रहना चाहते हैं अमन में, और अमन बिगड़ जाता है। आज देखिए कितनी और फौजें लाई गई हैं, करीबन 7,000 से ज़्यादा जायद हमारे फौजियों को और से लाया गया है इन पहाड़ी इलाकों में। डॉक्टर साहब, चूँकि आप अमन पर, पीस प्रोसेस पर काफ़ी स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं है वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रही है, ऐसे माहौल में डायलॉग प्रोसेस की कोई गुंजाइश है? इसीलिए मैंने कहा ना कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा, तो हम कितना भी चलाएं उससे कुछ नहीं होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली द ऑर्डर इशूड बाय यूपी गवर्नमेंट अबाउट कंवर यात्रा, जो वहाँ पर जितने भी फूड कोर्ट, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत किया उन्होंने। पहले भी यात्रा चलती थी, अमन से चलती थी, वहाँ कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई होटल हो, क्या उनको ज़रूर लिखना है कि ये मुसलमानों का है, उसका नाम देना है? ये क्या कर रहे हैं, किस नफरत की तरफ चल रहे हैं? वो आज से नहीं, सदियों से ये चल रहा है। वो गंगा का पानी ले जाते हैं अपने घरों की तरफ, और एक ये त्यौहार चलता रहता है, और कभी ऐसा ऑर्डर मैंने नहीं देखा। ये कोशिश कर रहे हैं कि तनाज़ा और बढ़े और मुसलमानों और हिंदू में तफरुका और बढ़ जाए। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी ये साजिशें जो है ये कामयाब नहीं होंगी। पिछले इलेक्शन में दिखा दिया, इन्हीं वजहों से ये हार गए। उन जगहों पे हार गए जहाँ पे इनको उम्मीद नहीं थी हारना। आप देखिए जहाँ हिंदू मुसलमान रहते हैं, वो राम मंदिर का इन्हें इफ्तिताह किया, वहाँ पे हार गए, अयोध्या में हार गए। फिर देखिए वो उत्तराखंड में, वहाँ पे भी जो बद्रीनाथ का मंदिर है उस इलाके में हार गए। ये दिखाता है कांवड़ यात्रा पर ऑर्डर निकालना, वो इनकी एक जो प्लानिंग है वो सीधा इंडिकेट करती है, बिल्कुल इंडिकेट करती है कि नफरत पैदा करना चाहते हैं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान के लोग अब काफ़ी समझ गए हैं कि नफरतों से हिंदुस्तान बढ़ेगा नहीं, हिंदुस्तान मोहब्बत से बढ़ेगा, और मोहब्बत से ही हम लोगों को आगे चलना है। और मैं कहूँगा इनसे, यूपी की हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि ऐसे कानून वापस ले लीजिए, नफरत कायम मत कीजिए। जो हमारे यहाँ अटैक्स, अभी आपने जम्मू की बात की है, क्या उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ेगा? जो असेंबली इलेक्शंस की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे शायद नहीं होगा। देखिए, हमने 96 में, जबकि इससे ज़्यादा आतंकवाद था, ग्रेनेड और क्या क्या नहीं होता था, कितने लोग मारे जाते थे रोज़, मगर इलेक्शन हुआ, हमने हुकूमत बनाई, और बड़ी कामयाबी से 6 साल उस हुकूमत को चली, यहाँ के लोगों की मुश्किलात को दूर किया। आज तो इतना हाल नहीं है, ये तो इनकी कमज़ोरी होगी। अगर ये इलेक्शन नहीं करेंगे तो ये इन्होंने फिर अपना जो है, वो जो ये कहते थे यहाँ अमन है, तो इनका तो फिर वो सब ढोंग जो है ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन आपकी तरफ से यहाँ ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज रेडी। ऑलरेडी इनकी खुद की पार्टी ने। राजौरी जिले में मिलिटेंटों के खिलाफ एक वसी ऑपरेशन जारी है और जहां पर मिलिटेंटों ने एक हमला किया जिसमें एक फौजी एहलकार और शौर्य चक्र अवार्ड याफ्ता पुरुषोत्तम कुमार शर्मा का रिश्तेदार जख्मी हुआ है और जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि मिलिटेंट उस इलाके में अभी भी छुपे हो सकते हैं और आखिरी इतलात मिलने तक बताया जा रहा था कि मिलिटेंट एक मारा गया है और लेकिन अभी तक उसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी थी। इतलात के मुताबिक आज सुबह 3:10 बजे के करीब मिलिटेंटों ने इलाके में एक वीडीसी मेंबर के घर पर हमला किया और करीबी फौज कैंप ने जवाबी कार्रवाई की जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ और बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन में एक शहरी और एक फौजी जख्मी हो और उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद बताएगा कि अभी क्या कुछ तफसील है आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिला है। काफी अरसा से फायरिंग की आवाजें थमी जरूर नजर आई हैं, मगर सुबह से इस इलाके में शिद्दत की फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई थी क्योंकि आज सुबह ही राजौरी के गुंदा इलाके में एक वीडीसी मेंबर के घर पर मिलिटेंटों ने हमला किया जिसके बिल्कुल नजदीक आर्मी की पोस्ट भी थी जिस पर हमला हुआ और उसके साथ 2 लोग इसमें घायल हुए जिसमें एक फौजी जवान और एक सिविलियन घायल हुआ। हालांकि ये खबर जरूर सामने आई थी कि जो फौजी जवान है वो उसको गोली लगने से घायल हुआ और सिविलियन के घायल हो किस तरह घायल हुआ उसके बारे में कोई खबर सामने नहीं आ चुकी, मगर एक खबर और जरूर इसमें निकल कर सामने आई कि पुरुषोत्तम कुमार जो वीडीसी मेंबर था जिसके घर पर फायरिंग हुई थी उसके घर में 2 जानवर की मौत जरूर हुई है, मगर उसके बाद काफी शिद्दत की फायरिंग का सिलसिला पूरे इलाके में देखने को मिल रहा था। मगर पिछले 1-1.5 घंटे से अगर देखा जाए बिल्कुल खामोशी और जंगल के अंदर सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ अर्सा से इन इलाकों में इस तरह की खबरों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है जहाँ मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और मुहासरे देखने को मिले थे, मगर उसके बाद ये आज सुबह जब 4 बजे के आसपास ये हमला हुआ उसके बाद इस पूरे इलाके को कार्डन किया गया और इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिला। बताएगा क्या कुछ कहा जा रहा है कि इस इलाके में कितने मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, इस हवाले से कोई जानकारी? अगर राजौरी या पुंछ की बात करें पिछले कुछ अर्सा से लगातार इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2 से 4 मुश्तबा अफराद देखेंगे उसके बाद सर्च ऑपरेशन देखने को मिला और यहाँ से भी इस तरह की खबर आई थी कि कुछ मुश्तबा अफराद देखेंगे जिनकी तादाद 2 से 4 हो सकती है उनके देखे गए थे जिसके बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया था, मगर एग्जैक्ट फिगर कितना है इनका ये बताना काफी मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरह पहले देखा जाता था मिलिटेंटों का ग्रुप होता था, मगर इस बार जिस तरह की कार्रवाइयां मिलिटेंटों की तरफ से देखने को मिल रही है इसमें हम ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि 2 से 4 मिलिटेंटों से ज्यादा ग्रुप इस वक्त एक साथ सामने नहीं आते। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि 2 से 4 मिलिटेंटों का ये ग्रुप होगा जो इस इलाके में एक्टिव है क्योंकि इसी इलाके की अगर बात करें क्योंकि इसके साथ बिल्कुल लगने वाला इलाका अगर है ये राजौरी के बाद बॉर्डर पड़ता है जो रियासी का पड़ता है। इससे पहले भी अगर देखें राजौरी के बॉर्डर के नजदीक रियासी के नजदीक यात्रियों की गाड़ी पर हमला हुआ था जिसमें कई यात्रियों ने अपनी जानें गंवाई थी और उसके बाद इस इलाके में दोबारा ये भी बिल्कुल रियासी के साथ लगने वाला इलाका है। इसकी 2 बड़ी वजह इस वक्त हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि खिता के अंदर इस वक्त खेती बाड़ी का सिलसिला जहाँ मक्की की फसल खड़ी हो चुकी है उसके बाद घास बड़ा हो चुका है और दूसरी तरफ घने जंगल और पहाड़ी इलाका होने का मिलिटेंट काफी फायदा उठा रहे हैं। इससे काफी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस इन इलाकों से गुजर कर आगे जा रही है उससे काफी दुश्वारियां देखने को जरूर मिल रही हैं, मगर इस वक्त सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद जानकारी देने के लिए। जमशीद मलिक आपको जानकारी दे रहे थे कि जहां पर राजौरी में देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जो सुबह एक हमला देखने को मिला जवाबी कार्रवाई भी हुई जहां पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में और फिलहाल कहा जा रहा है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। यह मुजाहरा हालिया वजारत दाखिला के हुक्मनामे के खिलाफ था जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात में तवस्सी की गई थी। मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा भी किया है। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने इस मौके पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आज का ये जो प्रोटेस्ट है उसके 2 मेन मुद्दे रहे हैं हमारे। एक तो स्टेटहुड का मुद्दा है और दूसरा ये है कि जो एमबीएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक डायरेक्शन आई है जिसमें एम्पावर किया गया है एलजी को
उसको लेकर जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो जब हमारी रियासत छीनी गई उस समय कहा गया कि बहुत ही जल्द हम आपको वापस से रियासत का दर्जा दे देंगे, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, रियासत का दर्जा तो वापस नहीं मिला और MHA की तरफ से नया डायरेक्शन आ गया जिसमें एम्पावर कर दिया गया LG को। आप देखें कि CM जो था, जो एम्पावर था, डेमोक्रेसी जो हमारे इलेक्शन होंगे उसके बाद जिसको राइट्स थे कुछ भी काम करने के जो जम्मू कश्मीर को लेके होने थे, लेकिन वो सारे फैसले जो है उसका अधिकार जो है LG को जो दे दिया गया है, उसको लेके जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इलेक्शन होता भी है उस इलेक्शन के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि पावर्स जो हैं वो फिर से LG के पास ही रह रहे हैं और LG के पावर्स जो है उससे जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो रियासत नहीं रह के जो यूटी में बदली हुई है, इसमें कोई काम जो है वो नहीं हो पाया जो इन्होंने वादे हमसे किए थे। और हमारा ये डिमांड है जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता का, वो चाहती है कि जो स्टेटहुड है वो जल्द से जल्द वापस हो और इलेक्शन से पहले वापस हो, क्योंकि इलेक्शन के बाद जब अगर पावर्स ही नहीं होंगे तो उस इलेक्शन का कोई मायने नहीं रह जाएंगे। वस्ती कश्मीर के श्रीनगर जिले के राजबाग इलाके में पीर को आतिशज़दगी की एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा। मुकामी ज़राए ने बताया कि आग रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी के भाई और साबिक रुकन पार्लियामेंट के भाई DFO साहिदीन मसूदी के करसू राजबाग में वाक़या घर में लगी। वाक़े की इत्तला फौरी मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी महकमे को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। इस वाक़े में एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई है। फायर सर्विस के एक अहदेदार ने बताया कि आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है, ताहम इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। 15 मिनट हमें ये स्टेट का कंट्रोल रूम से कॉल मिली है कि यहाँ पे कुरसू राजबाग में आग है। तो उसी वक्त हमने टर्न आउट किया, गाँव गदरक भी निकाला, वाबनम भी निकाला, रावलपुरा भी निकाला। उसके बाद में ये हेडक्वार्टर से आई 5 गाड़ियाँ, तो हमने आग पे कंट्रोल पा लिया गया। अभी कितने इसमें घर जो है मुतासिर हुए? 2 रेजिडेंशियल हाउस जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है। एक में थोड़ा सा छत इन्वॉल्व था, दूसरे में ये फर्स्ट फ्लोर और छत। कोई पता चला कि रीज़न ऑफ जो आग की क्या वजह? उसकी अभी पता नहीं चला, उसकी वो बाद में पता चलेगा, उसके बाद में बता दें कि वो इन्फॉर्मेशन। इस हवाले से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या कुछ लिया गया है कि कोई FIR वगैरह इसमें? वो हम बाद में बता देंगे। FIR तो हो गई है, FIR इसमें कटेगा, FIR होगा। तो फिलहाल क्या कुछ चल रहा है अभी तक, क्योंकि आपका अमला भी यहीं पे मौजूद है? अभी बिल्कुल कंट्रोल में है, ये आग जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है इस वक्त। तो यहाँ पे ऑपरेशन भी हम क्लोज करेंगे 10-15 मिनट के बाद में, हम ऑपरेशन भी हम। इधर बडगाम के दूध पथरी में आज रात तकरीबन 3 बजे चाय बेचने वालों के स्टॉल में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें से 13 स्टॉल जलकर खाकस्तर हो गए। इस मौके पर स्टॉल मालिकान का कहना है कि इस वाक़े में कोई साजिश नज़र आ रही है। उन्होंने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए। मेरा नाम है बशीर अहमद। जी बताइए कब ये वाक़ा? यहाँ पे रात के 2 बजे एक ब्लास्ट हुआ। उसके बाद हमने फायर सर्विस वालों को फोन किया, वो आए, उनने बेचारे हमें बहुत हेल्प की है। तो उनने यहाँ पे हमें नुकसान से, आधे नुकसान से बचाया। आधा नुकसान यहाँ पे हो गया, आधा वहाँ पे हो गया। हमारी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर ये हुआ तो क्यों हुआ। 2002 में यासीन साहब आए, वजीर माल यहाँ पे हमारे, उनने यहाँ पे तकरीर की, कहा कि मैंने आपको टूरिज्म दिया, स्मगलिंग मत करो, जंगल मत काटो, कुछ मत करो, आप चाय बेचो, आप कहवा बेचो, आप मसाला रोटी बेचो, आप कुछ करो, अपना रोजगार यहाँ पे बनाओ। हमें रोजगार दे के हमारा रोजगार ही छीना जा रहा है। ये क्या बात है? हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारा कुछ कीजिए। किसी पे कोई शक वक हमारा कोई नहीं है, ये इतनी कॉमन सेंस की बात है। देखो अगर यहाँ पे लग गई आग तो यहाँ पे लग गए, चलो यहाँ पे 4-5 इकट्ठे हैं तो इनको लग गए, हम कह सकते हैं हाँ जी ये खुद ब खुद आग लग गई तो सिलेंडर फट गए, 3-4 में जा गई। एक जगह यहाँ पे गैप छोड़ के 20 फुट 40 फुट के बाद वहां पे और 7 ढाबे जला दिए गए। जब तक ये किसी की साजिश है नहीं तो फिर क्या है? अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे देखो इनको क्या हो रहा है, गरीब बाल बच्चे वाले हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 से 2:30 बजे तक? फिर क्या किया?
कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर से लोग सख्त परेशान हैं। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा हो गया है, जिसके बाद लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हो रही हैं, मगर कश्मीर डिवीज़न में बारिश की कमी से हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। इस सूरत हाल में वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कूलों में छुट्टियाँ दी जाए ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके। इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में भी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। गरम कूता गरम हद से ज्यादा यूत गरम मे जिंदगी मज वो मे बन पे फिक्र पेस तन पे वो मे यूत गर्मा कह दो गुजारन कूता वनकस मुश्किल सठा क्रूटन वनकस बड़न अगर पको चक्कर वटने गिवर अगर वो लकटन बच्चन दिख गो छुट्टी पे मकले छुट्टी वनकस लकट बच्चे स्कूल गसान कॉलेज तो यूनिवर्सिटी मज छुट्टी चलान या ये गरम दपान 4 दोहन बड़ी बेहज तुम क्या मुतलिक बेहतर तो अफजल रोजे अगर लकटन बच्चन स्कूलन प्राइमरी स्कूलन वगैरह छुट्टी गई फैसलिटी तम स्कूलन मज कहें त्रेश इंतजाम कहें त्रेश वनकस अगर त्रेश सह गर्म आम तुम हेकान चेथ सो चक्कर तम निंदर तम बेंचन पे पेमज क्लास रूमन मज पेमज बेहतर तो अफजल रोजे अगर गवर्नमेंट अत पे सोचे तुम करान छुट्टी 5-6 दो छुट्टी करान तुम करान थोड़ा रिलैक्स शुक्रिया जुल्म यह जुल्म क्या तालीम तालीम मगर गर्म गर्मस मज बच्चे बच्चस गसा अजाब बोड़ हेकान सुबह वोथित अत कथ लकट तुम बासा ये लट कल पे यूता गर्म अहन नजदीक 25-30 हर आव कूता एहतियात बरतन खास तौर पर बच्चस तो बुजुर्गस कूता सॉरी मुल्क के बाकी हिस्सों में मानसून का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और जो एडजॉइनिंग हिमालयन स्टेट्स हैं खासकर उत्तराखंड या हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे भी बारिशें जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीज़न में भी पिछले 2-3 दिनों से बारिशें चल रही हैं। कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो रही हैं, तो लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में मानसून शावर्स चल रहे हैं। लेकिन यहाँ वैली के अंदर जो है कोई मेजर प्रेसिपिटेशन या हल्की या दरमियाना दर्जे की जो भी हो, यहाँ पे बिल्कुल बारिशें ना के बराबर हुई हैं पिछले लगभग 15-20 दिनों से। और आने वाले दिनों में भी फ़िलहाल 26 तक कोई ऐसे चांसेस बहुत ही कम हैं। तो बीच में लेट आफ्टरनून या इवनिंग के आसपास थोड़ा सा क्लाउडीनेस हो सकता है या टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग, लेकिन कोई कंटिन्यूस रेन या मेजर रेन फ़िलहाल नहीं है। अलबत्ता 27-28 को जो है पॉसिबिलिटी है बारिशों की, कुछ एक जगहों पे हल्की, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो सकती हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। लेकिन ओवरऑल जो है एंडिंग जुलाई तक कोई मेजर स्पेल खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर नहीं है। वादी कश्मीर में गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आए रोज़ में जी हाँ अगर देखा जाए गर्मी में इजाफा भी और लोग परेशान भी है। एक साइड से पढ़ाई लिखाई का माहौल तो चल रहा है, मगर दूसरे जानिब अगर देखा जाए कुछ लोगों की सरकार से ये भी अपील है छोटे बच्चों के हवाले से नज़र थोड़ी ज़रूर डाली जाए, क्योंकि छोटे बच्चे इस वक्त स्कूल तो जा रहे हैं मगर काफ़ी गर्मी ज़्यादा है। इस बीच अगर फैसिलिटी को लेकर बात करें, कई सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पर फैसिलिटीज़ है, वाटर टैपिंग है, AC है या फैन वगैरह है, मगर गवर्नमेंट के कुछ ऐसे भी स्कूल्स है जहाँ पर फैसिलिटी वगैरह अभी नहीं रखी गई है। तो यहाँ पर लोगों का मानना है कई सालों के बाद रिकॉर्ड तोड़ गर्मी वादी कश्मीर में है। आने वाले दिनों में हीट वेव भी बताई जा रही है जिसमें इजाफा हो सकता है। तो उनका मानना है कि अगर 2-4 दिन और बच्चों को छुट्टी मिल जाए तो वो राहत की सांस जरूर ले सकते हैं। समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर। लाल चौक में वाक़या बलिदान स्तंभ की तकमील जल्द मुतवक्का है। इन बातों का ऐलान श्रीनगर स्मार्ट सिटी के CIO डॉक्टर उवैस अहमद ने किया है। उनका कहना है कि मंसूबे की तकमील में कोई रुकावट नहीं है और जल्द ही आवाम को इसकी तकमील की खुशखबरी दी जाएगी। हमारा ये बलिदान स्तंभ का काम चल रहा है और आप जानते हैं कि जनवरी में ये काम स्टार्ट हुआ था और हमारी लगभग जो ये 7-8 मंथ्स का ये काम है, तो लगभग ये कंप्लीशन पे ही है और उसी का हम रिव्यू ले रहे हैं और देख रहे हैं कहीं पे अगर कोई कमज़ोरी भी रहती है किसी हमारी जो एजेंसी है तो वो भी पॉइंट आउट करते हैं। बट बहुत मेहनती लोग हैं, इन्होंने इतने टाइम में ये काम किया, मुझे उम्मीद है आगे भी हमारा काम जो है टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो जो डेट दिया गया था उसे भी अब एक्सटेंड जो है ये काम चल रहा है, कब तक ये आप प्रोग्राम्स ये देखिए, अगर हम ऐसे DPR देखें तो ये लगभग 1 साल का काम था, लेकिन हम लोगों ने इसको ऑलरेडी अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया था और अब 10-15 दिन का काम बचा है, तो वो भी 10-15 दिन में कंप्लीट कर देंगे।
तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेट जो है अब डेडलाइन के पार भी गई है, तो कब तक ये डेडलाइन हमारी इंटरनल है, मैं आपको बता रहा हूँ डीपीआर के हिसाब से तो हमें लगभग 1 साल लगना था, बट हमारी टीम ने और यहाँ जो तो चले नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।